दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तरफ बाजार की चकाचौंध का सपना है, दूसरी तरफ संघर्ष के किस्से हैं। एक तरफ इस देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का जुनून है, दूसरी तरफ एक ऐसा संघर्ष है जिसमें जमीन भी बचानी है और जान भी बचानी है। एक तरफ 5 ट्रिलियन पाने के लिए एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जिसमें इस देश की कीमत, इस देश के भीतर खनिज संसाधनों की कीमत, इस देश के भीतर जमीन की कीमत और शायद इस देश के भीतर हर चीज की कीमत लगाई जा रही है। और दूसरी तरफ एक ऐसा संघर्ष का मादा है जिसमें अपनी जमीन के साथ साथ इस देश में खुद गुलाम, वह भी आर्थिक तौर पर ना हो जाएं और राजनीतिक तौर पर संसद भी स्वतंत्र नजर आने लगे, शायद एक ऐसी सोच चल पड़ी है। एक तरफ इस देश की मोदी सरकार है, दूसरी तरफ इस देश के करोड़ों किसान हैं और दोनों के बीच इतनी मोटी लकीर खींची जा रही है कि दरअसल अब दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान नहीं बल्कि अलग अलग राज्य, प्रांत, जिलों में हो रही पंचायत और महापंचायतों के बीच में जो लोगों का समूह है, वो जिस बात की दिशा में लगातार इस देश की परिस्थितियों को बता रहा है, वो शायद सरकार की चकाचौंध के सपने के रास्ते में रुकावट हो सकती है। क्योंकि सरकार ने कमाई का शॉर्टकट का रास्ता अपनाया है, जहां वो हर चीज को मोनेटाइज करना चाहती है, उसकी कीमत लगाना चाहती है। और दूसरी तरफ किसान अपनी उपज, अपनी फसल, अपनी मेहनत, अपने खून की कीमत चाहता है। क्या संभव हो पाएगा? हमें लगता है कि आज शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस देश के भीतर यही हो चला है कि आजादी के बाद क्या भारत में वाकई एक ऐसा आंदोलन रंग ले रहा है जिस आंदोलन के भीतर इस देश के तमाम मुद्दे ना सिर्फ धीरे धीरे समाते चले जाएंगे बल्कि राजनीतिक सत्ता के सामने भी एक ऐसी चुनौती जनता ही विपक्ष के तौर पर आकर खड़ी हो जाएगी जहां पर राजनीतिक दल मायने नहीं रखेंगे बल्कि जनता ही राजनीतिक विकल्प के तौर पर खड़ी नजर आएगी। पंचायतों के भीतर शोर हंगामे आपने सुने हैं, देखे हैं, लेकिन हमें लगता है आज दरअसल उस इकोनॉमी को समझ लीजिए, उस सरकार की अर्थव्यवस्था के उस खांचे को समझ लीजिए जिसमें किसान फिट नहीं बैठता है। और जो संसद से आवाज लगाई जाती है कि किसान बताए तो उसकी मुश्किल क्या है, आज इसके पचड़े में भी ना फंसिए बल्कि आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जो धीरे धीरे हर तबका अब समझ रहा है और शायद किसान आंदोलन यूं ही दिल्ली की सीमा पर नहीं बैठा है, यूं ही देश के प्रधानमंत्री को ये किसान पैरासाइट नहीं लगते हैं, यूं ही दिल्ली के भीतर में और संसद के भीतर में सरकार अपने खर्चों को भी अब रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। उसे भी संसद से गुहार लगानी पड़ती है, हमें इतने लाख करोड़ रुपए और चाहिए। रिजर्व बैंक में नोट छापना हो, इस देश में पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में यानी बेचने की दिशा में बढ़ना हो, या फिर किसानों को मजदूर बनाने की दिशा में लगातार नहीं बल्कि बहुत तेजी से ले जाने की सोच डेवलप कर चुकी हो, तो उसके लिए आज कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पन्नों को आपको खंगालना होगा और समझना होगा। शुरुआत में एक बात समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि 1970 के दशक में समूचे देश और दुनिया में जितने भी किसान थे उन किसानों में कमी आई है। दुनिया में जितने भी मजदूर थे, इंडस्ट्रियल मजदूर थे, उनमें बढ़ोतरी हुई है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है, ताजा रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में तकरीबन 57 करोड़ फार्म्स हैं, यानी 57 करोड़ लोगों के पास जमीनें हैं जिस पर खेती होती है। इसमें से 47 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। यही स्थिति भारत के भीतर झांकिएगा तो भारत में तकरीबन 14.5 करोड़ लोग किसान हैं। उसमें से लगभग 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छोटे और सीमांत किसान भी सबसे ज्यादा हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ताकतवर किसानों की मौजूदगी है लेकिन वो बहुत कम है। और चाहे वो अमेरिका का जिक्र कीजिए, जापान का जिक्र कीजिए, रशिया का जिक्र कीजिए, यूरोपियन यूनियन का जिक्र कीजिए, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बतलाती है कि वहां के किसान
कैसे मजदूरी में तब्दील होते चले गए और वो मजदूर बनते चले गए, इंडस्ट्रियल मजदूर बनते चले गए। और कमाई जो होती है वो इंडस्ट्री के जरिए होती है, प्रोडक्शन के जरिए होती है। और आईएमएफ की रिपोर्ट एक हमको लगता है जिक्र करने की जरूरत है, जिसका बहुत साफ मानना है कि दुनिया में जो 57 करोड़ फार्म्स हैं, यानी किसान जो जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, इतने लोगों से खेती कराने की जरूरत है नहीं। यह तो लगभग इसके 10वें हिस्से में काम चल जाएगा, यानी किसानों की जरूरत नहीं है। और जो फसल उपजाई जाती है टेक्नोलॉजी के जरिए और उस पर मालिकाना हक के जरिए बहुत कम लोग चाहिए। यानी भारत जैसे देश में भी 14.5 करोड़ किसानों की जरूरत नहीं है। इसका एक 10वां हिस्सा अगर आप ले आइएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि 1,40,00,000 किसानों में इस देश की उतनी फसल उपजाई जा सकती है जितनी फसल की जरूरत इस देश को है। और दुनिया का भी यही नियम हो चला है। तो क्या किसानों को खत्म करने की स्थिति में बढ़ते हुए यह कानून है? एमएसपी पर कानून नहीं बनाना क्या उस दिशा की ओर इंगित करता है? हमें लगता है कि आज इससे पहले सरकार के नजरिए को समझिए, क्योंकि सरकार के नजरिए में शुरुआत हम कहां से करें। इस बात से जिक्र करें कि सरकार के रेल मंत्री, सरकार के सड़क मंत्री, सरकार के बंदरगाह मंत्री, सरकार के सिविल एविएशन मंत्री, आप किसी का नाम पता नहीं जानते हैं, लेकिन इस दौर में जो सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है कॉरपोरेट और निजी हाथों में, उसकी संख्या इन्हीं मिनिस्ट्रीज के हाथों बढ़ती चली जा रही है। और इनके कैलकुलेशन आज सरल तरीके से समझिए। दिल्ली की सीमा पर एक सड़क है NH-24 जो उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, मेरठ की तरफ जाती है दिल्ली से। दूसरी तरफ है NH-1 जो एक लिहाज से अटारी बॉर्डर से निकलते हुए दिल्ली तक आती है, चंडीगढ़ होते हुए रास्ते में हरियाणा को लांघते हुए वो सिंधी बॉर्डर को छूती है। एक तरफ शाहजहां बॉर्डर भी है जो एक लिहाज से आप कहिए कि जयपुर दिल्ली हाईवे की तरफ से है। सरकार के सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने संसद के भीतर में एक जानकारी दी कि ये किसान जो बैठे हुए हैं उससे तकरीबन 1,80,00,000 रुपए का सीधा सीधा हर दिन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो टोल प्लाजा है तकरीबन 52 टोल प्लाजा जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के इलाके में है वह बंद पड़े हैं। और उससे तकरीबन इन किसानों की आंदोलन की वजह से 600 करोड़ का नुकसान हो गया है। यह सरकार अपना नुकसान बता रही है। और संयोग से जिन सड़कों पर किसान बैठे हैं उनकी अपनी इकोनॉमी किस नुकसान में चली गई, खेती किस नुकसान में है, आज इसका जिक्र बाद में होगा। पहले इस स्थिति को समझिए कि सिर्फ सड़क के जरिए जो इस देश के भीतर में नेशनल हाईवे है, तमाम नेशनल हाईवे में हजारों गांव आए हैं, हजारों खेती की जमीन आई है जो किसानों के हक में थी, उनको मुआवजा दिया गया। इस देश की इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन पहुंचाने का सपना सरकार ने पाला है उसमें किसान फिट बैठ ही नहीं सकता है। किसान की जरूरत नहीं है इस देश में, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं है, जरूरत टेक्नोलॉजी की है, मार्केट की है, प्रॉफिट की है। और इसीलिए मौजूदा वक्त में देश में जो कुल नेशनल हाईवे हैं उसको अगर किलोमीटर में आप तब्दील कीजिएगा तो लगभग 29,666 किलोमीटर की सड़क भारत के नेशनल हाईवे के जरिए है। इस पूरे नेशनल हाईवे में तकरीबन 566 टोल प्लाजा हैं। इन टोल प्लाजा पर जब आप गुजरते हैं तो उसका आपसे पैसा लिया जाता है। यह पैसा हर साल सालाना तौर पे, हम पिछले साल का आपको आंकड़ा बताते हैं, 26,851 करोड़ रुपए जनता से वसूले गए इस टोल प्लाजा के जरिए। यानी प्रति किलोमीटर जो वसूली होती है वह तकरीबन 90,50,000 रुपए की प्रति किलोमीटर इस नेशनल हाईवे पर वसूली होती है। इसमें भी एक नियम है, जो प्राइवेट हाथों में सड़कें दे दी गई कि आप बनाइए, वो टोल से ज्यादा वसूलते हैं। जो NHAI बनाती है अपने तौर पर वो कम वसूलती है, उसका भी आंकड़ा है। ये जो 29,666 किलोमीटर की जो देश भर में नेशनल हाईवे है इसमें से 12,598 किलोमीटर प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है और उसने तकरीबन 16,293 करोड़ रुपए एक साल में टोल प्लाजा से कमाए हैं, यानी पर किलोमीटर 1,29,00,000 रुपए। दूसरी तरफ जो सरकार सड़क बनाती है उसके हिस्से में है लगभग 16,387 किलोमीटर और इसके जरिए इसकी कमाई हुई है 7,979 करोड़ रुपए, यानी प्रति किलोमीटर 49 लाख,
सरकार 49 लाख प्रति किलोमीटर वसूली कर पाती है, प्राइवेट सेक्टर 1,29,00,000 प्रति किलोमीटर वसूली करता है टोल से। तो पहला नियम आपने क्या समझा? प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट देखता है और वो सरकार से सड़क बनाने का जब टेंडर भी लेता है तो वह ज्यादा कमाई के लिए और ज्यादा टैक्स की वसूली करता है, टोल की वसूली करता है। तो पहला नियम यह है कि इस देश को अगर आप प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे तो वो प्राइवेट हाथ अपना मुनाफा देंगे। यह सड़कों के लिहाज से समझ में आपको आ गया होगा। दूसरी थ्योरी, सरकार ने इस देश में सिंचाई इरिगेशन की व्यवस्था डेवलप नहीं की, सरकार ने किसानों को टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं की, सरकार ने इस देश में मंडी का आधुनिकीकरण नहीं किया। जो था हरियाणा पंजाब में वही चल रहा था, बाकी जगहों पर वह भी खत्म हो गया। जो किसान के खेत से मंडी तक अनाज लाने की व्यवस्था है या खेत से गोडाउन तक अनाज ले जाने की व्यवस्था, इसके लिए किसी तरह के कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई, क्योंकि सरकार को खर्च होता था। सरकार कहती हमारी इकोनॉमी ऐसे नहीं बढ़ पाएगी। सरकार की फिलॉसफी और सोच को जरा समझते चलिएगा। सरकार ने क्या किया, सिर्फ अभी नेशनल हाईवे को देखिए, 2016-17 में इस देश में लगभग 20,070 किलोमीटर की सड़क थी नेशनल हाईवे की, जो 2019 में बढ़कर 19-20 में बढ़कर 29,666 हो गई, यानी 9,556 किलोमीटर इस 5 साल के भीतर में सड़क बनी नेशनल हाईवे की। उससे जो कमाई थी, पहले कमाई होती थी 17,942 करोड़ रुपए और 2020 तक कमाई होने लगी 26,851 करोड़ रुपए, यानी इस 5 साल में आपने सड़क बनाई 9,596 किलोमीटर और आपने इसके जरिए जो वसूली टोल टैक्स के करते हैं उसमें इजाफा कर लिया लगभग 8,909 करोड़ रुपए। सस्ता माध्यम है। जमीन किसानों की ली गई, जमीन में जो किसानों को मुआवजा दिया गया उसके मातहत लगभग 23,000 किसान इससे सीधे सीधे प्रभावित हुए, या कहें 23,000 गांव प्रभावित हुए। आप इसको इस रूप में लीजिए, जो प्रभावित हुए उनको जो जमीन ली गई नेशनल हाईवे के लिए, उनको उसकी एवज में जो पैसा दिया गया वह पैसा पूरा जोड़ने पर मैक्सिमम आता है तो 5,000 करोड़ का ही आता है। 5,000 करोड़ का मुआवजा दे दिया गया और सड़क बनाने के बाद टोल से वसूली हर बरस तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए की इस पिछले 5 बरस में होने लगी। सड़कें तो बनती चली आ रही थी। यह इकोनॉमी बताती है कि सरकार का नजरिया पैसा कमाने पर है। उसमें किसान फिट कैसे बैठेगा, उसमें मजदूर फिट कैसे बैठेगा? मजदूर तब फिट बैठेगा जब वो इस देश में इंडस्ट्री को लगाना शुरू करेगी, लेकिन सरकार इंडस्ट्री भी नहीं लगा रही है। सरकार ने इस देश की प्लानिंग कमीशन को खत्म करके जो नीति आयोग बनाया, उसके सीईओ अमिताभ कांत है। उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका नजरिया क्या है इस देश में जो तमाम पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, तो उन्होंने बहुत साफ कहा, हम नहीं चाहते हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा पब्लिक सेक्टर रहे, बाकी सबको तो प्राइवेट हाथों में हमको बेच ही देना है, लेकिन जो बच के रहेगा वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर का होगा। स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब इनका कहना था डिफेंस को नहीं बेचेंगे, एनर्जी को नहीं बेचेंगे, ऑयल को नहीं बेचेंगे, जो भी स्ट्रेटेजिक माइनिंग्स को नहीं बेचेंगे, यानी जो खनिज संसाधन है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हुआ, क्या वाकई ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा, या सरकार पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने की दिशा में बढ़ चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एनर्जी, ऑयल, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, मिनरल, इसका जब जिक्र होता है तो हमें लगता है तुरंत आपको संविधान देखना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 39B और आर्टिकल 46C में इस बात का बहुत साफ तौर पर जिक्र है कि इस देश की खनिज संपदा जो रहती है वह तो प्राइवेट हाथों में नहीं देनी चाहिए, लेकिन संयोग से वह भी इस दौर में दे दी गई। खनिज संसाधनों का उपयोग पब्लिक सेक्टर के जरिए जनता को विकसित करने, जनता को विकासशील बनाने, जनता के भीतर उसकी आय को बढ़ाने और शायद इस देश में एक लिहाज से एक बराबरी का वातावरण होना चाहिए, इस दिशा से पीएसयूज को क्रिएट किया गया, यही फिलॉसफी थी। लेकिन उस सफर पे चलते चलते जब आप मौजूदा मोदी सरकार के दौर में पहुंचिएगा तो स्थिति बिल्कुल आपको बदल जाएगी। हम यहां पर आपको एक उदाहरण देते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश से युद्ध हुआ, बांग्लादेश बनाने की दिशा में बढ़े, युद्ध तो पाकिस्तान को लेकर हो रहा था और बांग्लादेश को बनाना था। उस समय भारत का विरोध अमेरिका भी कर रहा था, पाकिस्तान तो कर ही रहा था, चीन भी एक लिहाज से भारत के साथ नहीं था, रशिया
बीच के रास्ते में भारत के साथ खड़ा था। लेकिन इस दौर में भारत को जब पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत पड़ी, जब युद्ध के दौर में, तो जो मल्टीनेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशंस थे उन्होंने भारत को सहयोग देने से इनकार कर दिया 1971 के वार से। तो इंदिरा गांधी को समझ में आया क्यों नेशनलाइजेशन की जरूरत है इस देश के भीतर में। इसीलिए माइनिंग का नेशनलाइज किया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, पीएसयूज तेजी से खड़े करने शुरू किए, और कम से कम ऑयल जो होता है वह भी इस देश की आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ जाए, इस दिशा में बढ़ा गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आपके जहन में तुरंत आएगा भारत पेट्रोलियम, यह तो बेचने की स्थिति में सरकार आ गई है। जो देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है इसको भी बेच देंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन, इसको भी सेल कर देंगे। जो बीएचईएल है यानी उसको भी सेल करने की स्थिति में। यहां पर एक चीज और समझनी चाहिए, जैसे भारत मूवर्स जो है, भारत मूवर्स ने भी सेना के सहयोग बहुत किया, और तमाम युद्ध में भारत ने जो भी 4-5 युद्ध लड़े हैं उस दौर में पीएसयूज का योगदान बड़ा रहता है। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका बड़ा योगदान होता है। लेकिन जब आप उसको प्राइवेट हाथों में बेच देंगे, और वो प्राइवेट हाथ दुनिया के अलग अलग देशों में बिजनेस कर रहे होंगे, और भारत किसी संकट से गिरेगा, तो वो अपने बिजनेस का साथ देगा या भारत का साथ देगा? और जब वो मल्टीनेशनल हो चुका है, जैसे भारत की जो कंपनी है जिसका जिक्र अंबानी अडानीज का होता है, या किसी भी कंपनी का जिक्र कीजिएगा तो टॉप मोस्ट 25 कंपनियां जो भारत की देखिएगा ये सभी मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये धंधा करते हैं। अब सवाल यह है कि भारत के भीतर अपनी जो आत्मनिर्भरता का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते हैं, उस इकोनॉमी को बनाने के लिए तो किसान और मजदूर ही है इस देश के भीतर में, बाकी तो कोई बचा नहीं, क्योंकि बाकी तमाम सेक्टर्स को आप सेल करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। शायद इसीलिए जब हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हम आपको एक लिस्ट बतलाते हैं, इससे आपके सामने और चीजें क्लियर होंगी कि आखिर सरकार क्या चाहती है। जैसे हमने जिक्र किया भारत अर्थ मूवर्स, यह भी डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में बेच दिया जाएगा। इसमें कर्मचारी काम करते हैं तकरीबन 7,185। भारत पेट्रोलियम 12,175 कर्मचारी इसमें भी काम करते हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 675 कर्मचारी काम करते हैं। सबसे ताजा उदाहरण लीजिए तो बीएसएनएल का लीजिए, 90,000 कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया। लेकिन आपको यह भी जानकर हैरत होगी, वीआरएस की रकम भी आज तक वीआरएस लेने वाले बीएसएनएल कर्मचारियों को सभी को नहीं मिल पाई है। सरकार उन्हें भी पेमेंट नहीं कर पाई है जिन्होंने वीआरएस ले लिया। उसके बाद जिन्होंने वीआरएस नहीं लिया उनकी संख्या भी लगभग 69,000 69,000 कर्मचारी अभी भी है जिनके पास पेमेंट का संकट आ रहा है। इसी तरीके से कॉन्कर, पवन हंस, एनआरएल, एयर इंडिया, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीलैब लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूट कंपनी इंडिया लिमिटेड, सब में इंडिया और हिंदुस्तान का नाम है। हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कॉम्प्रेसर्स, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एचएलएल, लिफेयर, आईटीडीसी, ये सारे नाम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज नहीं कल सबको बिक जाना है और ये सरकार की फहरिस्त में है। इस देश के भीतर में पीएसयू में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी तादाद तकरीबन 11.5 लाख है। इस 11.5 लाख में से 2.5 लाख ऐसे हैं जो मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पद पर हैं, बाकी तो कर्मचारी हैं। इनकी स्थिति कल क्या होगी कोई नहीं जानता। इनकी स्थिति हो सकता है आने वाले वक्त में किसानों से भी बदतर हो जाए। किसान के पास तो फिर भी जमीन है, मजदूर को तो पता है कि उसको शारीरिक श्रम करना और खेती उपजानी है तो उसकी स्थिति अनुकूल हो जाएगी। लेकिन यह जो ब्यूरोक्रेट्स के भीतर में बैठे हुए कर्मचारी हैं, जो ए ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड 6 ग्रेड, ये सारे लोगों की जब नौकरियां जाएंगी तो क्या होगा? क्योंकि अभी की स्थिति भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप देखेंगे तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, प्रोडक्शन मार्केट में जा रहा है, वहां लोग कंज्यूमर खरीद रहा है और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ आप रोजगार दे पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। यानी एक ऐसा अंधेरा है, इसमें सरकार को 5 ट्रिलियन का सपना पाल लिया है और उस 5 ट्रिलियन के सपने के लिए ही हर चीज को बेचने की परिस्थिति में अगर सरकार आ रही है तो वो किसानों की बात कैसे मानेगी? और किसान जब संघर्ष कर रहे हैं और पहली बार संघर्ष अब गांव-गांव के भीतर और पंचायत और महापंचायत के एस्पेक्ट में चला गया है, तो उनके भीतर जो सवाल पैदा होंगे वह चाहे अनचाहे आने वाले वक्त में क्या इस देश में एक पॉलिटिकल या राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर कर आ जाएंगे, यह एक सवाल है। लेकिन इस देश की स्थिति कमोवेश उसी दिशा में जा रही है। लेकिन चलिए इसके आगे बढ़िए, बेचने और पैसा देने की स्थिति क्या होती है? दिल्ली का रेलवे स्टेशन,
दिल्ली का रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट हाथों में बेचने का जिक्र हो रहा है। कीमत कितनी लगाई गई? अब सोचिए, दिल्ली के रेलवे स्टेशन को अच्छा करने के लिए कितनी कीमत लग सकती है। कीमत लगी है तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए। क्या करेंगे नहीं पता है, लेकिन बोली लगाने वाले कौन है? जीएमआर हाईवेज, अडानी रेलवेज, रिलेटर, ओमैक्स, ये 3 ग्रुप्स अपने तौर पर लगा रहे हैं। और जो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको भी अब अपने हाथ में लेने के लिए अडानी ग्रुप, जीएमआर ग्रुप, कल्पतरु ग्रुप या इंचार्ज ग्रुप, ये सभी अपने हाथ में लेने को तैयार हैं अपने तौर पर कि हम इसे किसी भी तरीके से ले लें। लेकिन इसके पैरेलल में एक बात और समझनी चाहिए कि जब हम प्राइवेट सेक्टर का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं ठीक ही तो है फायदा, तो हमें लगता है एक उदाहरण और देना चाहिए। जैसे बीएचईएल है, बीएचईएल लगातार इस देश में फायदा देते रहा। पिछले दिनों उसने घाटा हो गया, लगभग 25,000 करोड़ का उसको घाटा पूरा ओवरऑल जब फाइल निकाली गई तो पता चला इतना घाटा हो रहा है। एक क्वार्टर में पता चला 2,500 करोड़ का घाटा हो रहा है। ऐसे ऐसे घाटे निकलने शुरू हुए। वजह यह थी कि इसके बीएचईएल जिन इक्विपमेंट्स को बनाता है उसको कंपटीशन देने वाले जो प्राइवेट कंपनीज है, तकरीबन 32 या 34 प्राइवेट कंपनीज है, वह जो इक्विपमेंट्स को मंगाती है वो सस्ती कीमत में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बुलाती है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कौन सा है? वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार चीन का है। चीन से भेल के इक्विपमेंट्स के पैरेलल में इक्विपमेंट बनाने वाली प्राइवेट कंपनियां चीन से उस माल को बुला लेती है और उसको सेल करती है। तो बीएचईएल की दिशा में आप क्यों जाएंगे? यानी गवर्नमेंट की फिलॉसफी को समझिए चीन को लेकर, और प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट को समझिए इसी उसकी फिलॉसफी को लेकर। और इस फिलॉसफी के दायरे में ये जरा समझना शुरू कीजिए कि इससे सरकार को क्या लाभ होता है। सरकार को पैसा मिलता है। सरकार को कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तो हो सकता है वो पॉलिटिकल फंड भी देती है, और पॉलिटिकल फंड देने की कतार में इस देश के लगभग 102 कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकार को बॉन्ड के जरिए, सरकार को इलेक्ट्रल फंडिंग के जरिए जो पैसा देती हैं। उन्होंने एक एक ग्रुप बना लिया, वह भी पैसा देते हैं। किसान कैसे फिट बैठेगा? और यहां पर जिस सवाल से हमने शुरुआत की कि क्या वाकई यह इस देश में पहली बार आर्थिक गुलामी के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आर्थिक गुलामी जो है इस सरकार की पार्लियामेंट के भीतर नजर आने लगी है। यानी इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम भी तभी स्वतंत्र हो सकता है जब अपने तौर पर वह आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो। लेकिन आत्मनिर्भरता की परिभाषा अगर उस पूंजी पर टिकी है जिसमें आप इस देश की तमाम खनिज संसाधन, तमाम मिनरल्स, तमाम प्रोजेक्ट, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को उन हाथों में दे रहे हो जिन हाथों ने दुनिया भर में धंधा करना शुरू कर दिया है, तो वह आपकी इकोनॉमी की बड़ी रकम को दुनिया के उन बाजार में ले जा रहा है जहां से उसको मुनाफा हो रहा है। दुनिया के भीतर में हर फिलॉसफी जो डेवलप स्टेट की फिलॉसफी है, किसानों को लेकर नेगेटिव रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस इकोनॉमी और रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अपने तौर पर वकालत करते हैं, वह दस्तावेज आपको खुले तौर पर आईएमएफ की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें आईएमएफ फिलॉसफी ऑन एग्रीकल्चर लैंड उसको डालना है, यानी क्या सोच है उसकी कृषि जमीन को लेकर, और दूसरी तरफ फार्मर्स को लेकर उसकी क्या सोच है, ये आप डालिएगा। उसके बाद आपको दर्जनों पेपर मिल जाएंगे। आप दर्जनों पेपर पे मत जाइए। मौजूदा वक्त के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो आईएमएफ से जुड़े हुए हैं, उसमें एक इंडियंस भी हैं, उनकी सोच क्या है इसको आप पढ़ लीजिए। तब आप समझ पाएंगे कि किसान तो इस सरकार की किसी सिस्टम में फिट ही नहीं बैठ रहा है, और सरकार तो चाहती है कि ये सारे किसान मजदूर में तब्दील हो जाएं, और मजदूर में तब्दील होंगे तो फिर हमको न्यूनतम वेतन भी निर्धारित, न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मजदूर होंगे जो गांव छोड़कर शहर आएंगे। शहर में इंडस्ट्री जो भी लगाएगा और सरकार जिनको सहूलियत देगी, उस जिक्र बार बार एमएसएमई का करती है। हालांकि इस बजट में उसका जिक्र भी नहीं हुआ। सरकार समझ गई कि पैसा उसके पास है नहीं, और पैसा जहां देंगे वहां से चीजें डेवलप इसलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि वह अपने क्राइसिस में जा रहा है। तो हर कोई अपनी बुक को ठीक करेगा, अपनी स्थितियों को ठीक करेगा। यानी इस देश के भीतर में क्या वाकई पब्लिक सेक्टर को पूरी तरीके से बेचने की स्थिति आ गई है क्या? दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में एक शानदार, बार बार एक मैगजीन निकालती है, वो बताती है कि जो फॉर्च्यून एक मैगजीन है, वो दुनिया के टॉप मोस्ट 50 कंपनीज की लिस्ट जारी करती है। और आपको जानकर यह हैरत होगा कि उस 500 कंपनियों में
175 कंपनी ऐसी यानी 35% कंपनी पीएसयू की है। 175 कंपनियों में जो 100 कंपनियां हैं पीएसयू की वो चाइना की हैं। चाइना का 100% जो पब्लिक सेक्टर का है उसने गेन किया है। इससे भी अगर बात नहीं समझ में आए तो इससे समझिए कि वर्ल्ड वाइड जिस भी कंट्री के भीतर में पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है उसकी इकोनॉमी में वो इजाफा कम से कम 3 से 4% का करता है। ये एक एवरेज है। भारत के भीतर का सच क्या है? भारत के भीतर का सच यह है कि भारत में जो पीएसयूज काम करते हैं उसमें लगभग 1,60,000 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट है। जो डिविडेंड मिलता है सरकार को वो लगभग 77,000 करोड़ का है। लॉस जो है, जिस लॉस का जिक्र करते हुए डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा है, वो लगभग 34,800 करोड़ का है। अब इस लिहाज से भी पीएसयूज को आप कैसे सेल कर सकते हैं, जबकि इसके पैरेलल में जिन्हें आप सेल कर रहे हैं, जिन कंपनियों को दिया जा रहा है ना, वो चाहे आप नाम लीजिएगा कि नहीं, अंबानीज को दे दिया गया, अडानीज को दे दिया गया, टाटास को दे दिया गया, XYZ किसी को भी दे दिया गया, जब आप इस बात का जिक्र करेंगे इनको कर दिया गया, इनके ऊपर बैंकों का कितना कर्ज है यह भी जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर यह भी हैरत होगी। बीते 6 साल के भीतर में जो भी चीज इस देश में प्राइवेट हाथों में दी गई, उन प्राइवेट हाथों के ऊपर एनपीए की जो पूरी रकम है वह तकरीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का इस देश की जनता का जो पैसा बैंक में जमा था वो उनके पास है। ओवरऑल तो लगभग 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का है इस दौर में जो एनपीए डेवलप हुआ है। एनपीए हालांकि 12 लाख करोड़ तक का, लेकिन सरकार ने बार बार कुछ रियायत दे देती है, आप इनका हटा दीजिए, बुक को साफ कर दीजिए, रिटर्न ऑफ कर दीजिए, बाद में इसको नोटिस भेजते रहेगा, तो जनता के पास वही आ पाता है देखने के लिए जो सरकार बैंक के जरिए दिखाना चाहती है। अब यहां से सवाल आखिरी शुरू होता है कि अगर इस देश के भीतर में बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार बढ़ रही है, इंटरनेशनली बैंक के हाथों में सौंप रही है और बैंक भी खोखले हो रहे हैं, तो इस देश में किसानों के ऊपर जो कर्ज है बैंकों का, और बैंक से जब वो किसान कर्ज लेता है तो किसान को बैंक भी कर्ज नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं इस दौर में। आखिरी सच यह भी है, यानी किसान इस देश में कर्ज लेगा तो पुरानी फिलॉसफी में आ जाए, वो साहूकार से कर्ज ले जो बहुत ज्यादा ब्याज लगाएगा और उसके बाद वो आपका खून निचोड़ लेगा। बैंक कर्ज नहीं देगा। आपके पास जो पूरी फिलॉसफी है सरकार की, वह इस देश के किसानों को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर इतनी ही है कि उत्पादन तो हम करवा लेंगे टेक्नोलॉजी के जरिए और चंद कॉरपोरेट हाथों के जरिए, हमें इतनी बड़ी तादाद में किसान नहीं चाहिए। इसीलिए जिस आखिरी सवाल का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, क्यों ये जान बचाने और जमीन बचाने की लड़ाई से आगे इस देश की आर्थिक गुलामी से उबरने की लड़ाई होती चली जा रही है, क्योंकि कमोवेश हर सेक्टर में और इस देश में जितने भी शहर बसे हैं उस शहर में अभी भी तादाद और जनसंख्या जो है वो सिर्फ 32% है या 28% है। बाकी लगभग 70% प्लस में गांव में ही रहते हैं और उनके ताल्लुकात और उनकी जड़ें भी, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जो इन पीएसयूज में भी काम करते होंगे, उनकी जड़ें भी गांव की दिशा में भी है। और अगर गांव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, फिर हरियाणा में गया, फिर राजस्थान में गया, अब पंजाब तक चला गया और महापंचायतें अगर हो रही है, तो सीमा पर बैठे हुए किसान एक सिंबल है। इस देश के भीतर में कमोवेश हर राज्य की राजधानी की घेराबंदी की दिशा में किसान धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर और लैंड जो है यह स्टेट का मामला है और लड़ाई एक नए तरीके से शुरू होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि जिस चकाचौंध की दिशा में 5 ट्रिलियन का सपना दिखाकर सरकार ले जा रही है, अगर इस देश का किसान मजदूर उसमें फिट नहीं बैठता और सरकार शॉर्टकट अपना चुकी है पॉलिसीगत तरीके से, तो फिर आने वाले वक्त में यह संघर्ष का रास्ता क्या चकाचौंध को कुचल देगा, या चकाचौंध की ताकत इतनी होगी कि वह एक ऐसी परिस्थिति में देश को ले आएगी जहां हर चौराहे पर संघर्ष की स्थिति नजर आने लगे? क्या होगा? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हमें लगता है कल जब हम आपके साथ बैठेंगे तब हम आपको एक नया सच बताएंगे। इस देश के भीतर में हर दिन कितने लोग इस देश की नागरिकता को छोड़कर जा रहे हैं और उसके पीछे की सोच और समझ क्या है और क्यों यह सरकार फेलियर है, हम आपको कल बताएंगे। लेकिन जरा इस फिलॉसफी को समझ लीजिए, सरकार के लिए किसान कोई मायने नहीं रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।